नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम 11 करेंगे। भाई 10 प्रैक्टिस सेट हम जो है पहले कर चुके हैं, जिसमें विद सॉल्यूशन के साथ अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन करते हुए हम जो है अपने प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो जैसे कि DSSB की अभी परीक्षाएं होने वाली है, TGT PGT परीक्षा, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अधिक प्रश्नों की रिवीजन करते हुए आगे बढ़ ही रही है। और साथ साथ जो है और अन्य महत्वपूर्ण जो जितने भी हमारे हिंदी के अंतर्गत आने वाले बिंदु हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उन सभी बिंदुओं को हम करते हुए जो है आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है केवल DSSB की परीक्षाओं के लिए ये जो है हेल्पफुल रहेंगे, ये सभी परीक्षाओं के लिए आपको मददगार साबित होंगे, जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। NTA NET की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT परीक्षा हो, या फिर जो है कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। तो आंसर आप लोगों के सामने ही है। ईसा की जो है 11वीं शताब्दी के में जो है अपभ्रंश का जो व्यवहार है लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश का जो विकास है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी यानी कि स्वयंभू कवि से हुआ, ये माना जाता है। स्वयंभू कवि से, जो कि 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, इससे अपभ्रंश साहित्य का जो है विकास माना जाता है, और 13वीं शताब्दी तक चलता रहा, ऐसा माना जाता है। यानी अगर अपभ्रंश के विकास का समय पूछ लिया जाए तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसमें साहित्य का आरंभ जो माना जाता है वो 8वीं शताब्दी स्वयंभू से हुआ और 13वीं शताब्दी तक जारी रहा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में हमें अपभ्रंश नाम सबसे पहले मिलता है, जिससे उसने अपने पिता गुहसेन यानी 650 विक्रमी संवत से पहले के रहे हैं को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। भरत मुनि जो है विक्रम 3री शताब्दी के कवि रहे हैं। अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा भी कहा है। तो अपभ्रंश को देश भाषा नाम किसने दिया है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, भरत मुनि ने, जो कि 3री शताब्दी के कवि हुए हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 हमारा, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो पुरुष परीक्षा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है, जो कि विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, लिखनावली और पदावली। विद्यापति ने जो है संस्कृत, अवहट, मैथिली तीनों भाषाओं में रचनाएं लिखी, जो कि इनकी जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जो ये है किस भाषा की रचना है, ये इनकी अवहट भाषा की रचना है। और जो इनकी पदावली जो रचना है, इनकी मैथिली भाषा की रचना रही है पदावली। ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष परीक्षा ये जो है ये इनकी संस्कृत भाषा की रचना रही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो हमारा रहा है, जो कि चंद बरदाई जी द्वारा रचित
जो आदिकाल के अंतर्गत एक महाकाव्य लिखा पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी ने। प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है इसे। तो इस ग्रंथ को कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना है, तो कुछ ने अप्रमाणिक माना है, तो कुछ ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है। तो अप्रमाणिक ग्रंथों में मानने वाले इनमें से कौन जो है विद्वान शामिल नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, क्योंकि मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक नहीं माना है भाई, प्रमाणिक माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। तो देख लेते हैं जो आगे हमारा पॉइंट है उसमें हम देख लेते हैं सभी विद्वानों के अनुसार पृथ्वीराज रासो को किन किन विद्वानों ने प्रमाणिक माना, किन्हों ने अप्रमाणिक माना और किन्हों ने अर्ध प्रमाणिक माना। तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाड। इन सभी विद्वानों ने जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को क्या माना है, प्रमाणिक। इन चारों विद्वानों का नाम याद रखना है, इन्हीं में से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुख्य मुख्य विद्वानों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और उसके बाद जो है अप्रमाणिक मानने वाले ग्रंथों में शामिल है रामचंद्र शुक्ल, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है या अप्रमाणिक माना है, किस प्रकार का ग्रंथ माना है, तो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अप्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। और देवी प्रसाद ने भी अप्रमाणिक माना है। कविराज श्यामल दास ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी पृथ्वीराज रासो को एक प्रमाणिक माना है। साथ में एक बुल्लर जो विद्वान हुए हैं उन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। उसके बाद अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल हैं मुनि जिनविजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। इन सभी विद्वानों ने जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है, जिसमें कि मुख्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में परीक्षा में पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को ग्रंथ को क्या माना है, या फिर जो है इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से अर्ध प्रमाणिक किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को माना है। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में हजारी प्रसाद इनमें मुख्य है। और अप्रमाणिक मानने वालों में मैंने आपको बताया रामचंद्र शुक्ल जी मुख्य हैं। और जो है प्रमाणिक मानने वालों में जो है आप लोगों के लिए जो है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, कर्नल टाड, ये सभी विद्वान मुख्य हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की। जो आखिरी कलाम रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखी गई, सूफ़ी कवि हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो उन्होंने जो है आखिरी कलाम जो रचना है उसमें किस बादशाह की प्रशंसा की है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबर की। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखी गई आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। इसमें इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन किया गया है। जायसी रचित इस महान ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी में हुआ। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशराफ अपने गुरुओं के रूप में इसमें जो है उल्लेख किया गया। ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, निम्नलिखित में से इनकी किस रचना में जो है इनके गुरुओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इनकी रचना आखिरी कलाम में जो है जायसी ने शेख बुरहान और शेख फैयद का अपने गुरुओं के रूप में इन्होंने उल्लेख किया है। इस काव्य में जायसी ने मसनवी शैली के अनुसार ईश्वरी स्तुति की है। ईश्वर की जो स्तुति है वो किस प्रकार से की है, मसनवी शैली, क्योंकि सूफियों की जो शैली है कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। किस प्रकार की शैली को इन्होंने अपनाया है, मसनवी शैली को इन्होंने अपनाया है। तो इस ग्रंथ में ईश्वर के अवतार ग्रहण करने तथा भूकंप व सूर्य ग्रहण का भी उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा जायसी ने मोहम्मद की स्तुति, शहादत बादशाह की प्रास्ती और जो है सैयद अशरफ की वंदना, जायस नगर का परिचय बड़ी सुंदरता के साथ जो है किया है। इसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। सूरदास की रचना जो है
सूरदास की किस रचना में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने का कूट पद है। तो सूरदास की किस रचना में नायिका भेद का उदाहरण प्रस्तुत करने का कूट पद हमें देखने को मिलता है। तो ये आप सभी को पता है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में अलंकार संबंधी ग्रंथ है और नायिका भेद संबंधी ये ग्रंथ माना जाता है। तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन भी किया है। साहित्य लहरी में कुल 118 पद है। कई बार परीक्षाओं में साहित्य लहरी में कितने पद है, सूरदास जी का जो द्वारा जो रचित ग्रंथ है साहित्य लहरी, इसमें कितने पदों का वर्णन है, तो ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है 118 पद है इसमें। सूरदास के बाद भ्रमर गीत की रचना करने का प्रयास कृष्णदास ने किया था। तो ये भी पूछा जाता है, सूरदास के बाद भ्रमर गीत परंपरा की रचना करने का जो प्रयास है वो किसने किया था। तो ध्यान रखना है कृष्णदास ने, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली थी। सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले संकलन कोलकाता के कल्पद्रुम नाम से जो है 1841 में किया गया। भाई ये कल्पद्रुम है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कल्पद्रुम, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि भी कहा है। तो कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि जो है किस विद्वान ने कहा है, या रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को किस प्रकार का कवि कहा है। तो ध्यान रखना आपको, शुक्ल ने जो है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। रसखान किसके शिष्य थे। तो रसखान जो है निम्नलिखित में से स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, स्वामी विठलनाथ या गोविंद स्वामी। आंसर आप लोगों के सामने ही है, गोविंद स्वामी विठलनाथ जी के जो है गोस्वामी विठलनाथ जी के जो है शिष्य रहे हैं रसखान जी, ये आपको ध्यान रखना है। और रचनाएं इनकी देख लेते हैं। रसखान की जो रचनाएं हैं, रसखान की रचनाएं कृष्ण प्रेम के से सरोवर है। अब तक इनकी जो 4 रचनाएं ही उपलब्ध हमें मिली है, जो कि प्रेम वाटिका कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनकी इम्पोर्टेंट रचना है प्रेम वाटिका, जो है किसकी रचना है, तो रसखान की आपको ध्यान रखना है। सुजान रसखान भी इनकी रचना है। और बाल लीला और अष्टायाम नाम से जो है कई लेखकों द्वारा रचनाएं लिखी, जैसे कि नाभादास जी की रचना नाभादास जी की रचना प्रसिद्ध हुई है अष्टयाम नाम से। और साथ ही जो है रीतिकाल के अंतर्गत देव कवि ने भी अष्टयाम नाम से जो है रचना की है, रसखान ने भी की है। तो अष्टयाम का यहाँ पर मतलब होता है कि एक नायक नायिका के 8 पहरों का जो है उनकी लीलाओं का जो है वर्णन करना, क्रीड़ाओं का वर्णन करना इस रचना के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जो कि रसखान जी ने जो है राधा कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन, उनके 8 पहरों का वर्णन इस रचना के माध्यम से किया है। उसके बाद देख लेते हैं। और नायक नायिका भाई कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है केवल नायक नायिका राधा कृष्ण ही होंगे, तो कोई भी नायक नायिका हो सकता है। कवि अपने अनुसार नायक नायिकों का जो है 8 पहरों की उनकी लीलाओं का वर्णन अपनी अष्टायाम रचना के माध्यम से करता है। तो देख लेते हैं। इन रचनाओं का जो संकलन है रसखान रचनावली के नाम से भी किया गया। तो इन रचनाओं का जो इनकी चारों जो ये रचनाएं हमने देखी है, जो रसखान जी की है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला और अष्टयाम, इन रचनाओं का जो संकलन है किस नाम से मिलता है हमें, रसखान रचनावली। कुछ विद्वानों का मत है कि रसखान की केवल 2 रचनाएं ही प्रमाणिक है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, और ये दोनों रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। शब्दार्थों सहित काव्यम काव्य लक्षण के प्रेरणता कौन है। शब्दार्थों सहित काव्यम जो ये एक पंक्ति है, एक तरह से कह सकते हैं काव्य लक्षण का सूत्र दिया हुआ है। तो इस पंक्ति के जो प्रेरणता रहे हैं तो ये कौन है, तो ये संस्कृत के आचार्य भामा जी जो हैं, इन्होंने कहा शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित से ही काव्य की रचना होती है, अर्थात काव्य बनता है। तो ये कहा है भामा जी ने, शब्दार्थों सहित काव्यम।
उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आचार्य भरतमुनि के बाद प्रथम आचार्य भामा ही है और काव्य शास्त्र पर काव्य अलंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है। तो इनका जो भरतमुनि जी का जो ग्रंथ है उनके ग्रंथ का क्या नाम था? नाट्य शास्त्र भरतमुनि ने जो है नाट्य शास्त्र ग्रंथ का जो प्रतिपादन किया था, ग्रंथ के लेखक रहे हैं, जिसमें उन्होंने रस के बारे में बताया था, रस का विवेचन किया था अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। लेकिन जब काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य अलंकार नामक जो ग्रंथ के लेखक जो है भामा जी है, जो कि भरतमुनि के बाद ही जो है जस्ट बाद ही वे हुए थे। तो संस्कृत आचार्य रहे हैं भरतमुनि के बाद भामा जी। और जो ये भरतमुनि जो है 3री शताब्दी के विद्वान माने जाते हैं, तो भामा जो है 6ठी शताब्दी के विद्वान माने जाते हैं। उसके बाद यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुआ। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का जनक कहते हैं, इन्हें जो है अलंकार संप्रदाय का जनक कहते हैं, यानी कि अलंकार के बारे में बताया हुआ है भामा ने अपने इस काव्य अलंकार ग्रंथ में। शब्दार्थों सहित काव्यम इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। काव्य की परिभाषा इन्होंने किस प्रकार से दी है? शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित से ही काव्य की रचना होती है। तो इस काव्य लक्षण से आचार्यों को पाश्चात्य काल में साहित्य शब्द की प्रेरणा भी हमें मिली है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला जो विद्वान है दंडी के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि जो परीक्षाओं में जितने भी हमारे काव्य शास्त्र के अंतर्गत होने वाले आचार्य रहे हैं, तो उनके संबंध में कोई ना कोई पॉइंट परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो आचार्य भामा से संबंधित हमने देख लिया था कि उन्होंने काव्य अलंकार संबंधी ग्रंथ की रचना की है, 6ठी शताब्दी के विद्वान रहे हैं। शब्दार्थों सहित काव्यम की रचना उन्होंने अपने जो है काव्य की परिभाषा देते हुए बताया है। तो इसके बाद जो है दंडी के बारे में हम देखें तो दंडी जो है संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जो कि 6ठी शताब्दी के अंत और 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में माने जाते हैं। इनका जो है समय भी पूछा जाता है। और दंडी का जो काव्य ग्रंथ नाम है वो है काव्यादर्श, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं ये हम जो है जितने भी विद्वान हुए हैं संस्कृत के आचार्य, उनसे संबंधित मैंने उनके ग्रंथों से संबंधित एक वीडियो जो है पहले भी बना चुकी हूँ। तो आप जिस भी बच्चे ने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, काव्य शास्त्र प्ले लिस्ट के अंतर्गत आपको काव्य शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिल जाएंगे, जो कि परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप पीछे की क्लास में जा कर के उस जो है क्लास को आप देख सकते हो। उसके बाद आचार्य रुद्रट की बात करें तो रुद्रट जो है आचार्य रुद्रट अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन विद्वान जो है अलंकार संप्रदाय में से संबंधित है, कौन रस संप्रदाय से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है रुद्रट भी जो है अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। और इन्होंने भी जो है जिस प्रकार से भामा ने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की, इनके ग्रंथ का नाम भी जो है काव्य अलंकार ग्रंथ ही है। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ जो है रुद्रट के ग्रंथ का भी वही नाम है जो भामा के ग्रंथ का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है अलंकार शास्त्र के सिद्धांतों की विस्तृत वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना की है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ के संबंध में हम देखें तो आचार्य विश्वनाथ जी जो है संस्कृत काव्य शास्त्र के मरम और आचार्य थे। इनका पूरा नाम आचार्य विश्वनाथ महापात्र था। और आचार्य मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में इन्होंने काव्य प्रकाश दर्पण नाम से जो है टीका भी लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 8, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? तो बिहारी लाल जो है निम्नलिखित में से जय सिंह के
आश्रित कवि माने जाते हैं, जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं बिहारी जी। और बिहारी ने बिहारी सतसई रचना लिख के, मात्र एक रचना लिख के हिंदी साहित्य में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो देख लेते हैं। बिहारी कविवर बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, जो जयसिंह के राजा थे। कविवर बिहारी का असली नाम बिहारी लाल चौबे था और इनका जो जन्म है 1595 ईस्वी में जो है काव्य प्रतिभा के प्रभावित जयसिंह ने इन्होंने न केवल अपने दरबार में स्थान दिया, अपितु प्रत्येक रचना पर एक स्वर्ण असरफी पुरस्कार भी इन्हें जो है मंजूर किया। यानी कि जयसिंह जी ने जो है बिहारी को उनकी रचनाओं पर, उनकी प्रत्येक जो है रचना पर उन्हें एक स्वर्ण असरफी भी पुरस्कार दिया और जो है एक गांव भी उन्हें जो है भेंट में दिया। बिहारी ने जो है 713 दोहों की रचना की। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिहारी जी द्वारा कितने दोहों की, बिहारी सतसई में हमें कितने दोहे देखने को मिलते हैं। तो 713 ये आपको ध्यान रखना है, जिससे बिहारी सतसई कहा जाता है। तो जिसमें 713 दोहों से रचित जो रचना है बिहारी जी की, उस रचना को हम किस नाम से जानते हैं? बिहारी सतसई रचना को। और इनका जन्म कब हुआ? 1595। और मैंने बोला था 1555 एक बार माइंड में आ गया था, तो 1555 में जो है केशवदास जी का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल के ही कवि हुए हैं केशवदास। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं केशवदास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि कवि को माना है। तो तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए आपको ये तथ्य याद रह पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक रिवीजन और बार बार तथ्यों की रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन करते हुए आगे बढ़ ही रही हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है भाई, लाइक अवश्य किया करो और साथ में कमेंट भी किया करो आपको वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। मेरा जोबना नवेल रभयो गुलाल कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। जो ये उपयुक्त पंक्तियाँ हैं, ये उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? तो अमीर खुसरो जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। तो अमीर खुसरो जी का जो अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो 1253 ईस्वी में इनका जन्म, 1325 में इनकी मृत्यु। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, शायर माने जाते हैं, एक गायक भी रहे हैं और साथ ही संगीतकार भी ये रहे हैं। इन्होंने तबला जो है, सितार आदि का जो है वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी किया है। ये आप सभी को पता ही है इनके संबंध में। तो सबसे पहले उन्हीं ने अपनी जो भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख भी किया है और इन्हें जो है हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। हिंदुस्तान का जो है तोता हिंद के नाम से भी ये जाने जाते हैं। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य है इनके संबंध में, जो कि परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या हम 10 देख लेते हैं। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो मीराबाई की उपासना आप सभी को पता है माधुर्य भाव की रही है। और तुलसीदास जी का जो भक्ति है वो दास्य भाव की रही है और सूरदास की जो भक्ति है वो साख्य भाव की रही है। मीराबाई की जो है माधुर्य भाव की रही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों सुदखड़ी भाषा का प्रयोग किया। साखियों में जो है सुदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया। सुदुखड़ी से अभिप्राय बताना है आपको। तो सुदुखड़ी से अभिप्राय होता है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। और जो है कबीरदास की भाषा जो है सुदुखड़ी कही जाती है। ये सुदुखड़ी जो भाषा है कबीरदास जी की किसने कही, किन के अनुसार माना जाता है? ये कबीरदास जी की भाषा सुदुखड़ी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
शुक्ल जी ने जो है कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है। लेकिन अगर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार पूछ लिया जाए तो श्याम सुंदर दास जी ने कबीर दास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है, जिसमें 5 भाषाओं के शब्दों का मेल इसमें देखने को मिलता है। कबीर के जन्म की बात करें तो 1398 में इनका जन्म, 1598 में इनकी मृत्यु। संत कवि जो है संत कवियों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। निर्गुण संत कवियों में कबीरदास जी का, ये आपको पता ही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। तो कबीर की वाणी का संग्रह उसके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नाम से किया है। ये सभी बिंदु जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन माना जाता है? ये माने जाते हैं कबीरदास जी। इस प्रकार से अगर कोई भी बिंदु या कोई भी तथ्य जो है परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर जो है बार बार रिवीजन करते हुए तथ्यों को याद करके दे सकते हो। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। मैं बार बार आपको यही बात बोलती हूँ कि तथ्यों की बार बार रिवीजन, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वही परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन तथ्यों की रिवीजन ही आपको जो है सफलता दिलाएगी। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 12। अमिय हलाल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति जो है कवि रसलीन जी द्वारा रचित पंक्ति। तो कवि नहीं पूछा हुआ जी भाई, इसमें ये पूछा हुआ है ये पंक्ति किस पुस्तक से वर्णित है, यानी कि रसलीन जी के किस ग्रंथ से ली गई है, ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अंग दर्पण। तो अंग दर्पण से ये पंक्ति ली गई है कि अमिय हलाल मद भरे सेठ श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। इसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो रसलीन जी द्वारा जो रचित पुस्तक है अंग दर्पण से ये पंक्ति ली गई है, रसलीन द्वारा रचित। और रसलीन जो है रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका नाम सैयद गुलाम नबी जो है, इनका वास्तविक नाम, पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। रसलीन इनको उपनाम दिया गया है। भाई कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से जो है रसलीन का वास्तविक नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है सैयद गुलाम नबी। और उसके बाद जो है रसलीन कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतक व सुयोग्य सैनिक भी रहे हैं। यह रसवादी आचार्य रही है। ये पूछे जाते हैं कि रसलीन किस प्रकार के कवि रही है, तो रसवादी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोहा छंद पर रसलीन का अद्भुत अधिकार रहा है। अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की प्रमुख रचनाएं हैं। अंग दर्पण में रसलीन ने 2 नक्शिक वर्णन किए हैं, 180 दोहे हैं। रस प्रबोध में रस की विवेचना इन्होंने की है। तो सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? तो निम्नलिखित में से घनानंद जी जो है निम्बार्क जो है संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा है? तो किन्होंने इस प्रकार से अपनी कहानी का आरंभ माना? तो इस प्रकार से शुक्ल ने ये जो कथन है किसके संबंध में कहा है, ये बताना है आपको। तो ये है ईशा अल्लाह खां द्वारा जो लिखी गई रानी केतकी की कहानी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि अपनी कहानी का आरंभ इन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई ये। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि कथनों और पंक्तियों से संबंधित आजकल परीक्षा में अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए साथ साथ आपको जितने भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले इम्पोर्टेंट कथन और पंक्तियाँ हैं उनको भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15।
अपभ्रंश को प्राकृत बाशिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को प्राकृत बाशिंदी कहने वाले जो लेखक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वे हुए हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कई बार पूछा जाता है अपभ्रंश को प्राकृत रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो प्राकृत बाशिंदी की संज्ञा दी है अपभ्रंश को। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 16, हिंदी काव्यधारा के संपादक कौन है? तो हिंदी काव्यधारा जो रचना है इसके संपादक रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल सांस्कृत्यायन जी एक जो है यायावर प्रवृत्ति के लेखक रहे हैं। घुमक्कड़ शास्त्र भी इन्होंने लिखा है। तिब्बत यात्रा, यूरोप यात्रा आदि यात्रा वृत्तांत की भी इन्होंने रचनाएं की है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17, अब की न बोलीगा ठबी का न चलीबेगा धीरे धीरे बा पाँव। यह पंक्ति जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति गोरखनाथ जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार जो है निम्नलिखित में से चित्रावली जी रचना का नायक है, जिसके रचनाकार कौन रहे हैं? उस्मान कवि। सूफी परंपरा की जो रचना रही है उस चित्रावली उस्मान कवि की रचना है और उस्मान का समय जो है 1613 ईस्वी माना जाता है। उस्मान जो है शाह निजुमुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य रहे थे और प्रमुख पंक्ति आदि होता विधि माथे लिखा अक्षर चारी पढ़ी हम सीखा जो ये पंक्ति है ये भी इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 19 जिसमें कि एक पंक्ति दी हुई है। तो ये पंक्ति भी हम देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पंक्ति रही है। सखी हो श्याम रंग रंगी देखी बिकाए गई वह मोरेती सूरत मही पगी। ये जो पंक्ति है ये किसकी है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो गदाधर भट्ट जी की ये पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे हैं और यह गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में गिने जाते हैं। उसके बाद आगे भी हमारी प्रश्न नंबर 20 में भी एक पंक्ति दी हुई है, तो पंक्ति देखते हैं। तो तिये से शव जोबन मिले भेद न जानो जात प्रात समय निशि घोष के दुओ भाव दर्शात। ये पंक्ति है नायिका की किस अवस्था का वर्णन है? भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो नायिका की जो है इस पंक्ति में कौन सी अवस्था का वर्णन दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ये पूछा हुआ है। तो इसमें नायिका की जो है व्यसंधि को दर्शाया है। तो उसके शरीर में बचपन यानी कि शैशव और जो है यौवन अवस्था का जो संगम या मेल हो रहा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। यही है नायिका की व्यसंधि। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा व्याकरण से संबंधित। तो ससुराल जो शब्द है इसमें प्रत्यय पूछा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ससुर प्लस आल, तो इसमें हो जाएगा हमारा आल प्रत्यय। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम बताइए। तो इनमें से जो है निजवाचक सर्वनाम आप सभी को पता है, जहाँ मैं आ जाए तो जो है मैं, स्वयं, अपने आप, ये सभी हमारे निजवाचक सर्वनाम है। और जो है अन्य जो हमारे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो देख लेते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है उसे ही हम जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ वक्ता अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमें, तुम, अपने आप, हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि जो है ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। और ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद आप सभी को पता ही है। सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इनको हम जो है डिटेल से सर्वनाम के टॉपिक को पढ़ेंगे जब जो है अच्छे से एक एक सर्वनाम को समझ लेंगे, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी सर्वनाम से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आसानी से उसका सही आंसर दे सको। सॉरी भाई, अगर
अभी हम डिटेल से इन सभी सर्वनामों की चर्चा करने लगे तो हमारे प्रश्न रह जाएंगे और वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से तद्भव शब्द पूछा हुआ है जो हिंदी से डायरेक्ट हिंदी में आया हुआ शब्द होता है, जो कि संस्कृत से परिवर्तन न होकर के जो शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर शब्द बन जाते हैं वे हमारे जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। और सीधे के सीधे जो संस्कृत से परिवर्तन होकर जो हिंदी में आते हैं वे हमारे तद्भव शब्द होते हैं, और जो बिल्कुल सीधे के सीधे संस्कृत के ही शब्द हम प्रयोग करते हैं वे हमारे तत्सम शब्दों में आते हैं। तो जैसे कि जिन शब्दों में संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें हम जो है तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि जो है हमारे तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द जो है तत्सम शब्दों के समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने के कारण जो शब्द बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मुख से बना मुँह, ग्राम से बना गाँव, यानी कि ग्राम हमारा तत्सम शब्द है और गाँव हमारा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार मुख हमारा तत्सम शब्द है और मुँह हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25, स्वावलंबी का विलोम होगा। तो स्वावलंबी जो है स्वावलंबी, इस शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा परावलंबी। तो स्वावलंबी का विलोम होगा वो परावलंबी। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताइए। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली वे दो बोलियां कौन सी हैं ये हमें देखनी है। तो एक जो अवधि होती है वो हमारी अर्धमागधी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से निकली, भाई अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलने वाली पूर्वी हिंदी से निकली है। पूर्वी हिंदी की बोलियां जो पश्चिमी हिंदी की पूछी हुई है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां निकली है। एक अवधी, एक हो गई हमारी बघेली और एक हो गई हमारी छत्तीसगढ़ी। ये 3 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर कट जाएंगे क्योंकि इनमें पूर्वी हिंदी की बोली शामिल है, लेकिन पूछी क्या हुई है? पश्चिमी हिंदी की। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, खड़ी बोली और बुंदेली दोनों शोर ध्वनि अपभ्रंश से निकलने वाली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी से संबंध किस बोली का नहीं है? अभी हमने देखा था अवधी जो है हमारी पूर्वी हिंदी से निकलने वाली बोली है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अवधी, क्योंकि भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों का जो है बिहारी हिंदी से निकली है। ये मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली बोलियां हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा या दूहा मूलतः जो है हमारे अपभ्रंश भाषा का जो है एक छंद माना जाता है। और गाहा या गाथा की बात आ जाए तो गाहा या गाथा पूछ लिया जाए तो ये प्राकृत भाषा का एक जो है छंद माना जाता है। और दोहा या दोहा ये माना जाता है अपभ्रंश का। ये दोनों प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29, संदेशों सभी तरऊ का कहीने असमर्थ्य भण पिय इक्ति बिलियई बेवी समाणया अथय। जो ये पंक्तियाँ हैं यह अपभ्रंश भाषा में रचित पंक्तियाँ है, इसलिए पूरी स्पष्ट तरीके से ये पढ़ी भी नहीं जा रही। तो अपभ्रंश भाषा में ये रचित पंक्तियाँ हैं, ये निम्नलिखित में से किस कवि की है? तो ये जो है अब्दुल रहमान जी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से हमें कथन देखना है, इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है। चिंतामणि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। आंसर हमारा ए हो जाएगा भाई, क्योंकि चिंतामणि जो है रीतिकाल के प्रवर्तक कहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं, रीति मुक्त के नहीं है, रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
ना कि रीति मुक्त के। उसके बाद अन्य 3 ऑप्शन भी हम देख लेते हैं ताकि इनसे संबंधित भी अगर कोई तथ्य परीक्षा में पूछा जाए तो हम जो है उसका आंसर दे सके। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, रीति सिद्ध कवि रहे हैं बिहारी। रीति सिद्ध कवि जो है रीति काल के रीति सिद्ध कवियों के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं बिहारी जी। और उसके बाद रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिल्कुल सही है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कवियों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि देव कवि को जो है आचार्य कवि की श्रेणी में रखा गया है। देव कवि भी जो है हमारे रीतिबद्ध कवि रहे हैं। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना की है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की यानी लक्षण ग्रंथों की परिपाटी को जो है आधार बनाकर जो है रचना की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे पर आंसर तो हमारा ए हो जाएगा और ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल यानी कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल, एक होता है हमारा हिंदी साहित्य का जो पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है मध्यकाल, क्योंकि जो हमारा हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन है तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, अगर 3 इन आधारों पर करेंगे तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्व मध्यकाल हम जो है भक्ति काल को कहते हैं और उत्तर मध्यकाल जो है रीतिकाल को कहा जाता है। यानी कि ये पूछा हुआ है रामकुमार वर्मा ने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को क्या नाम दिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रामकुमार वर्मा जी द्वारा रीतिकाल का नाम बताइए, तो रीतिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है उत्तर मध्यकाल को? तो इन्होंने कलाकाल कहकर पुकारा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32। इनमें से कौन सा इटावा का निवासी नहीं है? तो इटावा जो का निवासी निम्नलिखित में, सॉरी भाई नहीं है, नहीं है, नहीं और है में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है नहीं से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं आप ये देख लो कि इसमें ये पूछ लिया है नहीं है या है, तो इसलिए जो प्रश्न को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है कि पूछा क्या गया है पूछा है या नहीं। तो इटावा का जो निवासी है वो इनमें से कौन सा कवि माना जाता है? तो कवि देव कवि जो है इटावा के निवासी रहे हैं, जो कि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में शामिल है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33। भले बुरे से सब एक सम जो लोग बोलत नाही, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। जो ये पंक्ति है ये रीतिकाल के किस आचार्य कवि की है? तो ये जो पंक्ति है निम्नलिखित में से वृंद कवि द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में भुक्तिवाद जो है निम्नलिखित में से भट्टनायक का मत रहा है। भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद जो है अपना मत दिया है। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद, शंकुक ने जो है अनुमितिवाद कहा है, तो जो है भट्टलोलट ने जो है उत्पत्तिवाद माना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे इन सभी जो आचार्यों के मतों के संबंध में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो भुक्तिवाद भट्टनायक का मत है। रस निष्पत्ति के संबंध में 4 मत या 4 प्रकार जो है हमें देखने को मिलते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित इन चारों मतों से संबंधित ये 4 विद्वान जो है रस के व्याख्याता रहे हैं, जो कि भरत मुनि ने जब रस संप्रदाय की स्थापना की थी तो उसके बाद जो हमारा अलंकार संप्रदाय आ गया था भामा जी द्वारा, जो है अलंकार संप्रदाय का संपादन किया गया था, तो रस पर इतनी चर्चा नहीं हुई, रस पर जो है काम नहीं किया गया। उसके बाद जो है भामा के बाद जब बाद में ये 4 आचार्य हुए
उन्होंने जो है रस की अच्छे से व्याख्या की, रस के बारे में बताया, रस की निष्पत्ति के संबंध में अपने अपने इन्होंने मत प्रस्तुत किए। तो भट्टलोलट जी ने जो है उत्पत्ति या वाद या आरोपवाद मत वाद दिया, और जो है आचार्य शंकुक ने जो है अनुमतिवाद को समझाया, और भट्टनायक ने जो है भुक्तिवाद बताया, और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर हमारा 35। आज की क्लास का भाई हमारा अंतिम प्रश्न है ये, तो देख लेते हैं। इसी प्रकार से निरंतरता के साथ हम जो है अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित जितने हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और पिछली परीक्षाओं में भी कहीं भी पूछे गए हो किसी भी परीक्षा में, उन प्रश्नों को भी हम जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ अर्थात विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपने जो है क्लास को आगे बढ़ा रही हैं। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगी आप लोगों को कि भैया आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, एंड चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के सामने जो है कई पुस्तकों के संग्रह से जानकारी को इकट्ठा करके लेकर के आती हूँ। तो अंधेरे में जो कविता है वो लावा किसने कहा, जो अंधेरे में जो कविता है किसके द्वारा रचित है, ये आप लोगों को कमेंट में बस बताना है, क्योंकि आज के लिए आपका एक भी प्रश्न नहीं था कमेंट बॉक्स में। तो होमवर्क में जो है अंधेरे में जो रचना है वो किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो आसान सा प्रश्न है, ये आपको बताना है। तो ये अंधेरे में जो कविता है इस रचना को लावा किसने कहा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लीलाधर जुगड़ी, प्रभाकर माचवे, अशोक वाजपेयी या केदारनाथ सिंह। आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे ने जे अंधेरे कविता को लावा नाम दिया है, लावा कहा है, लावा की संज्ञा दी है। इस प्रकार से आज के हमारे 35 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो कभी प्रश्नों की संख्या हमारी अधिक भी हो जाती है 35 से, और कभी हमारी कम भी रह जाती है, कभी कभी हम जो है 50 प्रश्नों को भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं, और जो है अपनी तैयारी को जो है और आगे तक ले जाते हैं। फिर एक बार मैं फिर से आपको दोबारा से कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और जो बच्चे DSSS TGT PGT हिंदी की तैयारी अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो विद नोट्सों के साथ और टेस्ट सीरीज़ के साथ बिल्कुल, तो आप जो है मुझे 83828437 नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हो। मैं आप लोगों की यहाँ पर जो है हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।